हमारे पास चैप्टर है करने के लिए, केमिस्ट्री का है पहला चैप्टर। तो सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, सेंटर हेडिंग लिखेंगे सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ऑल ओवर केमिस्ट्री में हमारे पास 3 डिवीज़न आप लोग जानते हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो मेन हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सॉलिड स्टेट, उसके बाद साइड हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। क्या डालेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें पता है, नाम से समझ में आ रहा है कि सॉलिड स्टेट के बारे में हमने स्टडी करनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमने और भी चीज़ों को जानना होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे पास कोई भी मैटर होता है, यूनिवर्स में कोई भी मैटर होता है, तो अभी तक जो किताबें बोलती हैं वो ये है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं इस बारे में थोड़ा सा बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, और आपके लिए भी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है लाइफ में। आज का समय बच्चों ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज के बेस पर आगे बढ़ जाओ, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सॉलिड ऐसा दिखता है। कोई भी जो सॉलिड होता है, इसको ध्यान से देखिए। डायग्राम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये सॉलिड आपको दिख रहा है, कॉमन सी बात है। अगर इस सब्सटेंस को देखा जाए तो कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। इस सब्सटेंस में आप देखो, जितने भी मॉलिक्यूल आपको ये दिख रहे हैं, पीछे साइड भी दिख रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊँगा, जो हमारी लैंग्वेज में मिलता है, किसी भी सिस्टम के, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, किसी भी सिस्टम की ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका एक स्पेशल नेम रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या नाम रखते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो पार्टिकल सॉलिड में होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसलिए सॉलिड को प्रेस करना मुश्किल होता है। लिक्विड को आप देखो, बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा है। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? दूर दूर। और गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। बिल्कुल साफ है, कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, साइंस ऐसा नहीं होता है कि आप चीज़ों को निकालो। ऐसा नहीं होता है साइंस में कि आप किसी ने कुछ बनाया आप उसे निकाल रहे हो, ऐसा नहीं। आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि ये है, ऐसा है तो क्यों है, कैसा है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। रिजिड सॉलिड कैसा होता है? रिजिड होता है। बिल्कुल साफ दिख रहा है, सॉलिड हमेशा रिजिड ही होते हैं। कोई भी सॉलिड स्टेट आप उठा के देखो, रिजिड होती है। लिक्विड रिजिड नहीं होता है, आराम से पिचक जाएगा। गैसेस रिजिड नहीं होती है। रिजिड का मतलब होता है ठोस, यानी सॉलिड। तो सॉलिड होते हैं, इनमें वो चीज़ नहीं होती। फिक्स शेप, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ आप उठा लो, अगर वो सॉलिड है तो उसका एक स्पेसिफिक शेप होगा जिसे आप इजीली बिना मेल्ट किए हुए चेंज नहीं कर पाओगे। जब आप उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करोगे तब जाके वो मेल्ट होता है। जैसे आपने डायमंड का नाम सुना हुआ है। डायमंड जो होता है एक बहुत अच्छा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिड है। उसे जब आप 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर हीट करोगे तब वो मेल्ट होता है। इसका मतलब नॉर्मली जब आप वो आपके सामने होता है तब वो मेल्ट नहीं होता। इसलिए सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। जहाँ भी आप डालोगे लिक्विड को वो वैसा ही शेप एक्वायर कर लेता है। गैसेस का भी वही हिसाब होता है, कोई स्पेसिफिक और फिक्स शेप नहीं होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। जहाँ पे आप डालोगे, जिस वॉल्यूम में आप सॉलिड को डालोगे, अगर वो वॉल्यूम एक्वायर कर पा रहा होगा सॉलिड तो जाएगा, अदरवाइज वो उसमें फिट नहीं होगा। जैसे आप खुद इतना दिमाग खुद सोचो ना, जैसे आपने एक कोई भी कंटेनर ले लिया, ठीक है, उस कंटेनर में, उस कंटेनर के साइज से बड़ी बॉल आप डालोगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड के वॉल्यूम को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर में क्या होगा? लिक्विड अपनी जगह बना लेगा। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैसेस में क्या होता है? गैसेस जब हम किसी भी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो पूरे के पूरे वॉल्यूम को एक्वायर इजीली कर लेती हैं। इसका मतलब उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड और गैस के वॉल्यूम में इतना सा ही थोड़ा फर्क है। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में फिट हो जाएगा, लेकिन गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। यहाँ रखेंगे यहाँ भी फैल जाएगा, लेकिन पानी को आप यहाँ ज़मीन पर डालोगे तो पूरे कमरे में नहीं फैलेगा। गैस को आप कहीं भी डालो ज़मीन पे, पूरे कमरे में फैल जाएगा। अंतर समझ में आ रहा होगा।
इसका वॉल्यूम फिक्स है, जहाँ पे आप डालोगे उतना ही एरिया कवर अप कर पाएगा। लेकिन जो इसका वॉल्यूम है, अगर आप उतने ही एरिया में गैस फैलाओगे तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, अपने आप स्प्रेड आउट हो जाएगी। ये थोड़ा सा फर्क है। चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं बनती है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपने ये डायग्राम बनाना है, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही हमने एक अगला डायग्राम बनाना है, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एक कंपेयर है, बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। मास के बारे में देखो, आप 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि तीनों का मास क्या होता है, डेफिनेट होता है। शेप सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप कैसा होता है, जहाँ भी रखोगे वैसा शेप बना लेंगे। गैसेस का भी वही हिसाब होता है, जहाँ भी रखोगे उस शेप में आ जाते हैं। वॉल्यूम अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस करना मतलब किसी चीज़ को प्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। आप जरा खुद सोचो, क्या किसी सॉलिड चीज़ को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो? सोचो, किसी भी सॉलिड को, लोहे की बॉल ले लो, पिचकाओ, पिचक जाएगी? सवाल ही नहीं होता है। तो ये नॉट पॉसिबल। कॉम्प्रेसिबिलिटी इनकी कितनी होती है? 0। लिक्विड कैसे होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी? आराम से कॉम्प्रेस हो जाते हैं। और गैसेस कैसी होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी? बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी गैस को जब आप किसी भी कंटेनर में रखोगे तो प्रेशर बढ़ाओ और गैसेस आराम से क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस। इस टॉपिक को ले, इस पॉइंट को ले कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड को प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता है। लिक्विड में जब आप कॉम्प्रेस उसे करोगे तो हल्का बहुत आपको लगेगा पिचक रहा है, लेकिन वो भी कोई मान्य नहीं होता है। लेकिन गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैसेस की। फ्लूइडिटी, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है जिनमें बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फ्लूइड मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये चीज़ आप सॉलिड में सोचो, क्या सॉलिड को आप बहा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लूइडिटी सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, यानी फ्लूइडिटी इनकी कितनी होती है? 0। लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड आर दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। रिजिड मतलब सॉरी, अभी बात हो गई थी। डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है वो जानने से पहले हम ये देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कहता है। डिफ्यूजन सॉलिड का स्लो होता है, डिफ्यूजन लिक्विड का फास्ट होता है, और गैसेस का डिफ्यूजन वेरी फास्ट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कितना गैप होता है। तो आपको पता है सॉलिड, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉलिड में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। लिक्विड में अगर आप लिक्विड को देते हो तो थोड़ा थोड़ा गैप होता है पार्टिकल्स में, और गैसेस में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इस गुब्बारे को देखो आप, इस बलून में अगर हम गैस फिल करते तो वो गैस क्या होगी, पूरे गुब्बारे को आराम से फिल कर लेगी। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जा रहे हैं। इस कंटेनर में जो ये रखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स वाटर के या कोई भी लिक्विड के, तो ये दूर दूर रहते हैं, तभी तो लिक्विड फ्लो हो पाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये चीज़ अभी आपने पिछले डायग्राम में भी देखी थी, अगर आप दोबारा देखो तो देखो क्लोजली पैक्ड है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये फ़र्क होता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने एक टॉपिक लिया था, मैंने बोला था डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को अब यहाँ से दोबारा समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होती है। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हायर कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस की तरफ। मतलब डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। मतलब आप साफ समझो कि डिफ्यूज़न एक टाइप की मूवमेंट प्रोसेस है। मतलब कोई भी हायर कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन वाले की तरफ अगर मूव करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। सुन ली, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इंक भरी हुई, इंक डाली, ड्रॉप से क्या डाल दी इसमें? इंक। आप बिल्कुल साफ देख रहे हो कि जो इंक है पानी से तो क्या होती है, पानी से उसका कंसंट्रेशन, पानी से उसका गाढ़ापन ज़्यादा होता है,
यानी कि पानी पतला होता है और इंक क्या होती है, गाढ़ी। तो जब इस इंक को हम इस पानी में डालेंगे तो इंक की ड्रॉप ऐसे जाएंगे पहले, फिर क्या देखोगे थोड़ी देर बाद इंक की ड्रॉप्स फैलना शुरू हो जाती हैं। देखो थोड़ी देर बाद और क्या देखोगे, इंक की ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा फैल जाती है। मतलब हाइयर कंसंट्रेशन का मतलब होता है ज़्यादा गाढ़ापन। तो हाइयर कंसंट्रेशन से अगर कोई चीज़ जा रही है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये हाइयर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन। आम भाषा में अगर बात करें तो ये लिक्विड गाढ़ा है और ये लिक्विड कैसा है, पतला। तो गाढ़ा लिक्विड अगर पतले लिक्विड की तरफ मूव करता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। Diffusion is the process of movement of a substance from the area of higher concentration to lower concentration. बिल्कुल क्लियर हो गया। डिफ्यूजन कुछ नहीं होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अगर कोई चीज़ जा रही है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर ऐसा आप देख पा रहे हो तो वो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। जरा दोबारा से पहले पॉइंट में आते हैं। ये देखो डिफ्यूजन, सॉलिड्स का डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो। अब आप खुद सोचो, सॉलिड में तो पहले से ही चीज़ें, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने का स्पेस बनता है, ना के बराबर। इसलिए डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो। दिमाग से खुद ही सोचो बातों को। लिक्विड का डिफ्यूजन फास्ट, क्यों, अभी देखा था इंक वाला एग्जाम्पल, इंक से पानी, जब इंक की ड्रॉप को पानी में डालते हैं तो फैल जाती है इंक धीरे धीरे, तो स्पीड अच्छी रहती है क्योंकि लिक्विड है। और गैसेस में तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही फ्री रहते हैं और जब उन्हें आगे मूव होने का मौका मिलता है तो वो बहुत फास्ट तरीके से आगे की ओर मूव हो जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब सॉलिड में ये मूवमेंट बहुत कम होगा क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या रहते हैं, पैक रहते हैं। अब जब खुद ही पैक हैं तो इधर उधर मूव कैसे करेंगे, नहीं हो सकता, कम होगा। लिक्विड में क्या होगा बताओ, खुद सोचो, लिक्विड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अभी इंक वाला एग्जांपल देखा, आप चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखो। फिर गैसेस के मॉलिक्यूल तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो जब उन्हें मूव करने का मौका मिलेगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद वो वाला डायग्राम जो अभी इससे पहले था, इससे पहले मीन्स सबसे पहला डायग्राम, और फिर ये डायग्राम, और इसके जस्ट बाद जो डिफ्यूजन वाला डायग्राम था, इंक वाला एग्जाम्पल, वो आप चाहो तो बनाओ चाहो तो मत बनाओ, मेरा काम तो आपको अच्छे से समझाना है। डिफ्यूजन 11th का टॉपिक है, 12th का नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आपकी इतनी बात हो गई। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इंट्रोडक्शन जितना भी आप काम करोगे उससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको उन क्वेश्चन को आंसर करना है और मुझे उसकी फ़ोटो फिर सेंड कर दें। इतना आप लोग ध्यान रखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से भी ये उम्मीद करूँगा कि आप भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दें। तो क्लियर हो गया ना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करना है, स्टेट ऑफ मैटर वाला वो जो डायग्राम था वो बनाना है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, इसके बाद मैंने आपको डिफ्यूजन समझाया, वो बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको क्या कहते हैं, टेक्स्ट कर दूंगा व्हाट्सएप में। क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। मतलब किसी भी सॉलिड में क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। मैं आपको फिर बताऊं, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले उस टॉपिक की जो हेडिंग होती है उसको समझना। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक यानी सॉलिड में क्या क्या खास बातें होती हैं। देखो आप लोग पढ़ाई को बोझ मत समझो, ये मत समझो यार ये पढ़ाई है, कैसे होगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा। इस समय तो कोरोना वायरस भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं बच्चे, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से बेस्ट मिलेगा, आप लोगों से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा चाहेंगे। बस यही दो काम करने हैं, बस टेंशन नहीं लेनी क्या होगा कैसे होगा, हम भी हैं आप भी हैं, सब हो जाएगा। पहला पॉइंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड का पहला पॉइंट क्या है, उनका मास डेफिनेट। किसी भी सॉलिड का मास क्या होता है, फिक्स। क्या आप उसे पिचका के पुचकोगे ऐसे आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो
तो मास डेफिनेट, वॉल्यूम अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वॉल्यूम भी सॉलिड का फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। लोहे की बॉल अगर गोल है तो वो गोल ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आपने फेंका तो कुछ और हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, किसी भी सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, या तो एटम्स या आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। इनको, इन तीनों को कॉमन में क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड में क्या होते हैं, एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। इन तीनों को अगर हम बार बार एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ना बोलें तो क्या नाम बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो किसी भी सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मान लो एक सॉलिड है उसके अंदर 1000 पार्टिकल हैं, तो उन 1000 पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी। आप देख रहे हो ये पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे होंगे, इनके बीच का गैप क्या है, बिल्कुल ना के बराबर। ये कह रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अब करीब होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से या एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा सॉलिड में। क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी भी सॉलिड के क्या होते हैं, स्ट्रांग। अगर आपको जानना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, आपको ये भी पता नहीं है तो आप मुझसे कॉल करके बात कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अभी मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, इन तीनों को बार बार ना लिख के हम केवल एक नाम लिख सकते हैं, क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उनकी पोजीशन क्या, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है फिक्स पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, फिक्स। ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल अभी यहाँ है तो थोड़ी देर बाद यहाँ चला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। कहने का मतलब देखो ये है, कहने का मतलब ये है, जैसे ये पार्टिकल है, अगर मान लो इस सॉलिड को मैंने हीट किया, हल्का मैंने इस सॉलिड को हीट किया, तो जाहिर सी बात है इस पार्टिकल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जब इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी, जब किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट होता है। तो ये कैसे मूव करेगा, अपनी पोजीशन के इधर या फिर इधर, चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो, कोई भी पार्टिकल ले लो, इसी को ले लो, अगर हीट इसको मिलती है तो ये अपनी पोजीशन के इधर या फिर इधर ऐसे मूव करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। 11th क्लास को याद करो। तो ये चौथा पॉइंट क्लियर है, किसी भी सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। अगर किसी वजह से वो मूव भी करते हैं तो वो अपनी जगह के इर्द गिर्द मूव करते हैं। इस प्रोसेस को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ठीक है, फिर दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अभी बात हुई थी सॉलिड को हम प्रेस नहीं कर सकते और सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कहते हैं टेक्स्ट के थ्रू बताऊंगा, फिर आपको उनको आंसर करके मुझे सेंड करना है। ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और देखना 5 से 6 दिन में हमारा एक चैप्टर आराम से, उससे पहले ही हो जाएगा। अगर आप जितना वर्कआउट करोगे मैं भी उतना ही वर्कआउट करूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है। कोई भी परेशानी होती है आप मुझसे कॉल पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी